पिछले पार्ट में हमने देखा कि जैकल यूडीसी को शूट करने में नाकाम रहा। अब उसके पास सिर्फ 48 घंटे बचे थे, यानी आज से 2 दिन बाद यूडीसी रिवर को लॉन्च करने वाला है। वही जैकल भी उसी को निपटाने की तैयारी में है। हालांकि ये काम पहले से और जटिल हो चुका है। ये है क्रोएशिया में स्थित वल्मेरिन आइलैंड, जहां पर यूडीसी रहता था। उसके इस साम्राज्य में उसकी इजाजत के बिना कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 24 घंटे उसके ड्रोन चारों तरफ निगरानी रखते हैं। खाने पीने की सप्लाई बोट पर भी किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाती। बाकायदा उनको भी चेक किया जाता है। बाई चांस आइलैंड के आसपास गलती से कोई बोट दिखा तो बिना तलाशी लिए उन्हें भी जाने नहीं देते। जमीन, पानी, हवा, यहाँ के हर एक चीज पर उनका दबदबा है। दूसरी ओर बियांका डगन के कमांडर से मिली, जो इन दिनों किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। वहां भी वही बात पता चला कि डगन बम धमाके में अपने स्क्वाड के साथ मर चुका है। हालांकि बियांका को इस पर भरोसा नहीं था। वही उसकी बॉस इजाबेल मान चुकी थी कि इस ऑपरेशन में वो नाकाम हो चुके हैं, इसलिए केस बंद कर रहे हैं। इस बात को लेकर दोनों में काफी बहस हुई, क्योंकि बियांका हार मानने को तैयार ही नहीं थी। उसे लग रहा था कि वो जैकल को पकड़ने के काफी करीब है। इजाबेल ने उसकी एक नहीं सुनी, इसलिए बियांका ये जॉब छोड़कर चली गई। MI6 में गद्दार कौन है? इस बार तलवार बियांका के सीनियर ओसी के ऊपर था। हालांकि वे सभी सवालों के जवाब देकर बाहर निकल आए। उधर जैकल वापस स्पेन जा पहुंचा था। उसे अपने लॉकर से कुछ पासपोर्ट चाहिए थे। साथ ही साथ वो अपने फैमिली से मिल लिया। नूरी और सस्पेंस नहीं झेल सकती थी। अब उसे उसकी असलियत जानना था। उसे तो इस पर भी शक होने लगा था कि असल में उसका नाम चार्ल्स है भी या नहीं। डगन ने कम से कम 10 दफा चिल्ला कर कहा कि उसका नाम चार्ल्स है और वो पैसों के लिए लोगों को मारता है। हालांकि अब उसने रुकने का मन बना लिया है। सिर्फ एक आखिरी काम, फिर इसके बाद वो हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाएंगे। एक नई शुरुआत करेंगे। नूरी को पहले से ही शक था कि वो अभी भी नहीं रुकने वाला, बस ऐसे ही बातें बना रहा है। अगली सुबह चार्ल्स ऑपरेशन पर जाने के लिए हरवा हथियार ले रहा था। तभी नीचे नूरी का भाई आया। दरअसल उसे चार्ल्स से काम था। वो उसे किसी जिमी से मिलाने के लिए जुबान दे चुका था। नूरी तुरंत भड़क गई, क्योंकि जिमी इस एरिया का सबसे पावरफुल डॉन था। चार्ल्स के पास बहुत पैसे है, वो बिजनेस पार्टनर बन सकता है। ये सब उसे बताने की क्या जरूरत थी? ये बात वो चार्ल्स को बताई, और ये भी कि जिमी बहुत खतरनाक आदमी है। हालांकि चार्ल्स को इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। वो उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करने तथा जिमी से मिलने के लिए मान गया। आज दिन में 1 बजे सियारा होटल में मीटिंग फिक्स हुई। 1 बजे के करीब चार्ल्स एक फिशरमैन से मिला। वे एक दूसरे को भलीभांति जानते थे। चार्ल्स पहले भी उसकी बोट लेकर पास्ट में फिशिंग कर चुका था। आज भी उसे थोड़ी सुकून की जरूरत थी। वो अकेले फिशिंग करना चाहता था, इसलिए उसका दोस्त उसे बोट की चाबी देकर चला गया। उधर 1 बजने के बाद भी जब चार्ल्स नहीं आया तो जिमी अलवारो पर भड़कने लगा। अपनी बचाव में उसने उगल दिया कि वो बहुत पैसे वाला है। उससे डील लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होगी। इतने में एक गोली जिमी के सर को भेद गई। अलवारो को समझ ही नहीं आया कि जिमी के साथ क्या हुआ। असल में ये काम जैकल का था। उसके लिए लोगों को मारना अब खेल बन चुका था। यहाँ से वो हरवा हथियार लेकर फौरन क्रोएशिया के स्प्लिट शहर में पहुंचा। याद दिलाते चले कि क्रोएशिया के वैलमेरिन आइलैंड पर ही यूडीसी रहता है। गन वापस रखते वक्त वो एक दफा नॉर्मन का नाम लिया कि मेरे दोस्त, तुम सच में एक सच्चा कलाकार थे। दरअसल नॉर्मन मरने से पहले उसके लिए इतना जबरदस्त चीज बनाकर गया है जिसे देख आपके भी होश उड़ जाएंगे। इधर जिमी के मरने की न्यूज बियांका को भी मिली, जिसमें लिखा था कि इस ऑपरेशन को कोई छोटा मोटा स्नाइपर अंजाम नहीं दे सकता। इसका मतलब हो ना हो ये काम जैकल का हो सकता है। अगली सुबह जैकल एक बॉट वाले को हायर किया। उसे क्लैंड्रा पक्षी का शिकार करना था, जो प्लावनिक आइलैंड पर पाई जाती है। कुछ दूर जाने के बाद जैकल ने बोट रुकवाया और उसे बड़ी चतुराई से मार डाला। उसके पास एक ऐसी स्नाइपर गन थी जो एक गिम्बल से अटैच होने वाली थी, जिससे बॉट पानी में चाहे जितना हिले डुले फर्क नहीं पड़ने वाला था। ऊपर से इसमें टारगेट को लॉक करके ट्रेस करने का भी एडवांस सेंसर लगा था। वाकई में नॉर्मन कमाल का कारीगर था। तभी एक ड्रोन जैसे ही उसके मशीन के दायरे में आई, उसे पता चल गया। वो तुरंत गन को ढककर फिशिंग करने लगा। वे अपने कंट्रोल रूम से उस बॉट पर नजर बनाए हुए थे। हालांकि वो बॉट इनसे 2 मील के फासले पर थी, इसलिए दिक्कत की बात नहीं थी। इधर यूडीसी अपना रूटीन फॉलो करने निकल पड़ा। सुबह 10 बजे वो प्रतिदिन समंदर में स्विमिंग करता था। उसके गार्ड्स पहले हर जगह का मुआयना किए। जब सब कुछ सही रहा, उसके बाद यूडीसी सामने आया। तब तक जैकल भी गन लेकर निशाना साधने के लिए तैयार हो चुका था। तभी उसके करीब से एक बोट गुजरी, जिसके चलते उसका बैलेंस बिगड़ गया। तब तक यूडीसी पानी में कूद चुका था। वही 2 मील की दूरी पर जो फिशिंग बोट खड़ी थी, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। इन्हें शक हुआ तो ये एक आदमी को उसकी तरफ भेज दिए।
जैकल उसे अपनी तरफ आते देख उसकी तरफ निशाना सांधा और रेंज में आते ही उसे मार डाला, जिससे उनको पता चलते देर नहीं लगा कि बॉट पर स्नाइपर है। उनके खेमे में तुरंत हड़कंप मच गई, क्योंकि यूडीसी किनारे से काफी दूरी पर था। स्नाइपर का पता चलते ही उसका सिक्योरिटी गार्ड तुरंत उसे पानी में डुबो ले गया। हालांकि सांस लेने वो ऊपर तो निकलेंगे ही। जैकल हर एक सेकंड काउंट कर रहा था। उसे अंदाजा था कि वो कितने देर में ऊपर आएंगे। सेंसर एक टारगेट को लॉक भी कर चुका था, पर दूरी की वजह से पानी के अंदर गोली की मारक क्षमता कम हो जाएगी, इसीलिए वो उनके ऊपर आने का इंतजार करता रहा। जैसे ही वो बाहर निकले, यूडीसी के सिक्योरिटी गार्ड की खोपड़ी खुल गई। मतलब सेंसर ने पानी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड को ही टारगेट लॉक कर लिया था। जब तक ये गन रिलोड करता, यूडीसी सांस लेकर फिर से पानी के अंदर चला गया और अंदर ही अंदर स्विमिंग करके किनारे की तरफ बढ़ने लगा। इधर जैकल भी हर एक सेकंड काउंट करते हुए उसे ट्रेस करते जा रहा था। 34, 35, 36 और ये खेल खत्म। भाई साहब, उसने इनके गढ़ में आकर यूडीसी को मार डाला। ये उसका पीछा किए। अगले पल वेलमैरिन आइलैंड के आसपास के सारे इलाके में नाकाबंदी कर दी गई। एक जगह जैकल उनके हाथ लगने ही वाला था, इसीलिए उन पर गाड़ी चढ़ाकर भाग निकला। पुलिस की गाड़ियां उसके पीछे लग गई। काफी जद्दोजहद करने के बाद आखिरकार वो उनको गोल गोल घुमाकर फरार हो गया। देर बाद ये खबर न्यूज पर भी आ गई। यूडीसी के मरने के बाद उसके कलीग ने मीडिया के सामने सूचित किया कि वो कुछ महीनों के लिए रिवर के लॉन्च को टाल रहे हैं। न्यूयॉर्क में बैठे विंथ्रॉप और उसकी टीम तो इस न्यूज को सुनकर झूम उठे, पर अभी इनका काम पूरा नहीं हुआ। इसके पीछे जो लोग थे, विंथ्रॉप उनको भी हटाने वाला था। यूडीसी के मरने से इजाबेल पर भी सामत आ पड़ी थी। पहले इस केस को बंद करने के ऑर्डर्स थे और अब बात कुछ और है। 6 के चीफ बियांका को ढूंढ रहे थे। इजाबेल ने बताया कि वो काफी जिद्दी हैं। उसकी वजह से बेलारूस में उनके 2 ऑफिसर्स मारे गए। इस ऑपरेशन के लिए वो सही नहीं है। वो काम छोड़कर जा चुकी है। 1-2 दिन में उसका रेजिग्नेशन लेटर भी आ जाएगा। बियांका को लेकर चीफ के पास एक प्लान था। वो MI6 छोड़कर यूं ही इधर उधर घूमती फिरेगी। ये उनके लिए खतरे का सबब बन सकता है। मतलब ये उसको बलि का बकरा बनाने के फिराक में थे। दूसरी ओर जैकल खतरे से निकलने के बाद फिर से एक नई मुसीबत में पड़ गया। एक बच्चे को बचाने के चक्कर में उसकी कार पलट गई। वो उसी के अंदर फंस चुका था। वो तो शुक्र था कि उसी समय एक कार वाला उस रास्ते से गुजर रहा था। वो फौरन पुलिस को सूचना देते हुए नीचे आया और किसी तरह डोर खोलकर जैकल को बाहर निकाला। वो भी सोच रहा होगा कि भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। जैकल ने गन भिड़ाकर उसकी कार की चाबी छीन ली और फरार हो गया। दूसरी तरफ जिमी के मर्डर केस की छानबीन पूरी हो चुकी थी। जिमी के मर्डर में अल्वारो का कोई हाथ नहीं था, इसलिए उसे बरी कर दिया गया। हालांकि नूरी उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। आखिरकार वो उससे रिश्ता तोड़कर चली गई। भाई और माँ की जगह उसने चार्ल्स को चुना। यही होता है पैसे का पावर। वही चार्ल्स एक सुनसान जगह जा पहुंचा था। वहां उसने सारे सबूत मिटाए, फिर सूटकेस लेकर पैदल ही निकल पड़ा। आगे चलकर उसे एक बूढ़े कपल मिले जो अपनी वैनिटी वैन लेकर पिकनिक पर आए थे। जैकल उनसे गुहार लगाने लगा कि उसे हाई ब्लड प्रेशर है, उसे तत्काल हॉस्पिटल जाना है। अगर वे उसे हॉस्पिटल तक छोड़ देते तो बड़ी मेहरबानी होती। वैसे हॉस्पिटल यहाँ से 10 मिनट की ही दूरी पर है। ये भावनाओं में बह गए और उसे हॉस्पिटल तक छोड़ने के लिए राजी हो गए। नॉन स्टॉप आधे घंटे तक गाड़ी चलाते गए, लेकिन हॉस्पिटल तो आया ही नहीं। पता चला कि ये गलत बंदे को लिफ्ट देकर फंस चुके थे। इधर इजाबेल अपना प्रस्ताव लेकर बियांका के घर पर दस्तक दे चुकी थी। तो बात ऐसा है कि जैसा बियांका चाहती थी वैसा ही होगा। 6 में सब जानते हैं कि ये केस क्लोज हो चुका है, इसलिए इस ऑपरेशन को उन्हें सीक्रेट रखना होगा और हर पल की खबर इजाबेल को देनी होगी। बियांका उनकी शर्त को मान गई, जिसके बाद वो और विंस स्पेन के लिए निकल गए, क्योंकि उसके अनुमान से जैकल ने ही जिमी को मारा है। इधर जैकल मोंटेनेग्रो के बॉर्डर पर जाने का मूड बना चुका था, जो कि यहाँ से 80 मिनट की दूरी पर था। ये बूढ़े कपल बंदूक को देखकर मना भी नहीं कर सकते थे। 1 घंटे लगातार सफर करने के बाद पता चला कि मोंटेनेग्रो बॉर्डर से कुछ किलोमीटर पहले पुलिस ने नाकाबंदी किया था। बारी बारी सभी की गाड़ियां चेक की जा रही थीं। ये रास्ता बदलिए। एक सुनसान एरिया में जाकर नाकाबंदी हटने का इंतजार करने लगे। उनके बीच अच्छे से बातचीत भी हुई, पर ट्रैवर को लग रहा था कि वो उनको मार डालेगा। हालांकि जैकल का ऐसा कोई इरादा नहीं था। आज रात वो इसी वैनिटी वैन में सोने का विचार बना ही रहा था, तभी बुढ़िया ने मौका देख उसके पीठ में चाकू घोंप दिया। इससे पहले कि वो संभलता, ट्रैवर उस पर टूट पड़ा। दोनों के बीच गन की छीना झपटी हुई। आखिर में ट्रैवर जैकल के हाथों मारा गया। अगले पल उसने ट्रैवर की वाइफ को भी मार डाला। इस बात का उसे बड़ी अफसोस हुआ। उसका इरादा इन्हें मारने का बिल्कुल नहीं था। वो फौरन नूरी को कॉल किया, बताया कि स्पेन को अलविदा कहने का समय आ चुका है। सिर्फ वो तीनों हमेशा के लिए कहीं दूर जाने वाले हैं। कैसे क्या करना है वो सब भी उसे अच्छी तरह समझा दिया, जिसका मतलब तो यही था कि वे अब स्पेन में सुरक्षित नहीं है।
अगली सुबह इस वैनिटी वैन में मौजूद सारे सबूतों को ठिकाने लगाने का इंतजाम करके वो पैदल ही निकल पड़ा। दूसरी ओर बियांका और विंस स्पेन की धरती पर कदम रख चुके थे। एयरपोर्ट से वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां उन्हें जिमी की फाइल मिली। साथ में ये भी पता चला कि जिस टाइम जिमी को गोली लगी थी वो इसी एरिया के अल्वारो नामक लड़के के साथ था। हालांकि छानबीन में वो लड़का निर्दोष निकला, फौरन छूट भी गया क्योंकि अल्वारो की बहन का एक धनी ब्रिटिश से शादी हुआ है तो उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वो ब्रिटिश आदमी जैकल हो सकता है। उसका नाम क्या है और वो कहाँ रहता है? उसका पूरा नाम था चार्ल्स काल्थ्रॉप। बियांका अंदाजे पर तीर चलाए जा रही थी और कहीं ना कहीं उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। उधर जैकल मोंटेनेग्रो के टिवेट एयरपोर्ट पर जा पहुंचा था। दोस्तों, कई व्यूअर्स को लग रहा होगा कि ये बंदा एयरपोर्ट पर भी बिंदास कैसे घूम रहा है। तो बात ऐसी है कि उसने सारे कांड क्रोएशिया में करे, फिर बस के जरिए बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश यानी मोंटेनेग्रो में चला आया। यहां से वो शायद स्पेन की फ्लाइट लेने वाला है। यहीं से उसने पेमेंट के लिए सुफिया को मैसेज भी किया कि उसे 24 घंटे के अंदर पेमेंट चाहिए। सुफिया लियोनोरा को फोन की, बताई कि जैकल अपने पैसे मांग रहा है। इस बात को दरकिनार कर लियोनोरा उससे पूछने लगी कि अभी वो कहाँ है, वो रहता कहाँ है, क्या उसने कभी अपनी जुबान से स्पेन का जिक्र किया? जैकल अपने बारे में कभी भी कुछ नहीं कहता था। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? खैर, उसका पैसा मिल जाएगा। सुफिया ने अपने पैसे की भी बात की। इस काम के लिए इस बार उसे डबल पैसे चाहिए थे। लियोनोरा बिना संकोच के मान गई, जो कि उसे बड़ा अजीब लगा। अब तक बियांका और विंस नूरी के घर के बाहर घात लगाकर बैठ चुके थे। बस दरकार थी तो जैकल के आने की। बियांका उसे जिंदा पकड़ने के फिराक में थी ताकि उस शख्स तक पहुंचा जा सके जिसने जैकल को हायर किया था। हालांकि इन्हें जैकल को मारने के इंस्ट्रक्शंस मिले थे, पर बियांका हर बार अपनी वाली ही करती थी, जिसका खामियाजा उसे आगे चलकर भुगतना पड़ेगा। वही नूरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा रास्ता चुने। आखिर में उसने बैग भरकर पैसे लिए और फिर सोच में पड़ गई। दरअसल वो चार्ल्स को धोखा नहीं देना चाहती थी। उधर लियोनोरा का एक बंदा सुफिया के दिए हुए पते पर उसके काम के पैसे देने पहुंच चुका था। वो रूम 205 में थी। असल में वो रूम 205 में ठहरी तो थी, पर इस समय वो बाहर थी। उसने खतरे को उसी वक्त भांत लिया था जब लियोनोरा उससे चार्ल्स की निजी जानकारी के बारे में पूछ रही थी। किलर उसके रूम में गया, तब तक वो इस होटल को छोड़कर रफू चक्कर हो गई। इधर बियांका और विंस को इंतजार करते करते शाम हो चुका था। तभी वहां एक टैक्सी आकर रुकी जिसमें नूरी अपने बच्चे को लेकर 9-2-11 हो गई। वो ये सब करके खुश नहीं थी। अब या तो वो उसका पीछा कर सकते थे या फिर जैकल के आने का इंतजार। बियांका ने यही रुकना सही समझा। इसके कुछ देर बाद एक कार आकर रुकी। शायद ये जैकल हो सकता है। उसके घर में जाने के बाद ये दोनों भी उसके पीछे गए। नूरिया और अपने बेटे को घर में न पाकर जैकल हताश था। तभी सुफिया का कॉल आया। क्या अभी तुम स्पेन में हो? अगर हाँ तो फौरन वहां से निकलो, वो तुम्हारे लिए आ रहे हैं। इतना बताकर वो फोन कट कर दी। इसका मतलब तो यही हुआ कि वे उसके पैसे नहीं देने वाले, बल्कि उसे जान से मारने वाले हैं। यही नहीं, नूरिया भी काफी सारे पैसे लेकर भाग चुकी थी। जो कुछ भी बचा था जैकल उसे समेट ही रहा था। तभी नूरी का भाई पीकर उससे सुलह करने चला आया। कुछ हलचल हुई तो उसने गन निकाल लिया। लाइट ऑन करते ही उनके बीच गोली चल गई जिसमें वो मारा गया। गोली की आवाज सुन जैकल सतर्क हो चुका था। उसने तुरंत एमसीबी बंद कर दिया। उसकी तलाश में ये दोनों कॉप अलग अलग होकर घर के कोने कोने को छान मारे। जैकल कुछ टाइम तक बिना शोर शराबा किए सही समय का इंतजार करता रहा। वैसे भी वो इस सीक्रेट रूम तक नहीं पहुंच सकते थे। बियांका ठीक उस आईने के सामने खड़ी थी जिसके पीछे जैकल था। उन्हें जब तसल्ली हो गई कि ऊपर कोई नहीं है, तब वो बाहर निकला और विंस को शूट कर दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बियांका तो सिर्फ गोलियां ही बर्बाद कर रही थी। आखिर में वो जैकल को उसके नाम से बुलाने लगी, जिसका असली नाम था अलेक्जेंडर डगन। तुम ये सब क्यों कर रहे हो डगन? यही सवाल उसने बियांका से पूछ लिया। बियांका ने डायलॉग मारा कि मुझे जीतना पसंद है, पर जीत तो डगन की फितरत थी। उसने दूसरे साइड से जाकर बियांका को खत्म कर दिया। इधर नूरिया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जेरस पर जा पहुंची थी। उसने अपना फोन भी डस्टबिन में फेंक दिया, जिसका मतलब तो यही हुआ कि वो स्पेन छोड़कर किसी दूसरे देश भाग रही हैं। वो उसे छोड़कर भाग गई। डगन ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बार बार यही बके जा रहा था कि चाहे तुम किसी भी देश के कोने में चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। उसके पीछे MI6 वाले पड़ चुके थे। इतने में साइड से उसका भयंकर एक्सीडेंट हो गया। इस ऑपरेशन के बाद इजाबेल की प्रमोशन हो गई। अब वो चीफ बन चुकी थी। हालांकि ओसी इसको लेकर खुश नहीं था। इसमें उनके 2 ऑफिसर्स मारे गए। कहीं ना कहीं वो अनुमान लगा चुका था कि बियांका और विंस को इस ऑपरेशन में चारे की तरह इस्तेमाल किया गया था। दरअसल बियांका ऑपरेशन पर निकलने से पहले
ओसी को मैसेज करके बताई थी कि इजाबेल उसे जैकल को पकड़ने के लिए चारा बनाकर भेज रही है। अगर मैं नाकाम हुई तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। कहीं ना कहीं बियांका को इस बात का शुरू से ही अंदाजा था कि उसे चारा बनाया जा रहा है, मतलब उसकी जिद ने ही उसकी जान ली। दूसरी तरफ हम जैकल को देखते हैं जो पता नहीं कैसे वहां से बचकर हंगरी जा पहुंचा था। यहाँ वो सुफिया से मिलने आया था। अब उसे विंथ्रॉप की तलाश थी जिसने उसके पैसे नहीं दिए। साथ ही साथ उसे नूरिया को भी ढूंढना था। तो दोस्तों, इसका पहला सीजन काफी शानदार रहा। आपको ये सीरीज कैसी लगी चाहे तो कमेंट में लिख सकते हैं।